कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित। एक चिट्ठी आती थी कि यहाँ से निकल जाओ, कल ये इनको मार देंगे। 19 जनवरी 1990 रात के करीब 9 बज रहे थे। पूरी कश्मीर वैली बर्फीली ठंड में डूबी हुई थी। वर्ष 1990 के फरवरी और मार्च महीने में 1,60,000 कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए थे और चारों तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक से पूरी वैली में एक साथ कई लाउड स्पीकर बजने लगते हैं। मस्जिदों से भी अनाउंसमेंट शुरू हो गई। फिर एक एक करके सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सारे लोग नारे लगाना शुरू कर दिए और उन आवाजों के बीच हर तरफ एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कुछ जगहों पर तो ये धमकियां और भी खतरनाक थी, जिनका बस एक ही मकसद था, कश्मीरी पंडितों का वजूद मिटा देना। और उस रात के बाद कश्मीर और कश्मीरी पंडित दोनों कभी पहले जैसे नहीं रहे। ये कहानी है कश्मीरी पंडितों की, एक ऐसी कम्युनिटी की जो हजारों सालों से कश्मीर की मिट्टी का हिस्सा रही, लेकिन बस एक रात में उनका वजूद ही हिल गया। अब सवाल उठता है, आखिर कश्मीरी पंडितों को ही निशाना क्यों बनाया गया? उनके साथ हुआ अत्याचार क्या बस एक आतंकवाद था या आबादी का नक्शा बदलने की सोची समझी कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कश्मीरी पंडितों ने अपना सब कुछ खो दिया था तो आज वो इतना मजबूत कैसे खड़े हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा उस दौर में जब कश्मीर में एक साइलेंट एक्सोडस शुरू हुआ था। वह रात जब सब कुछ बदल गया। 1980 के अंत तक कश्मीर एक अजीब से टेंशन में था। बाहर से तो सब काफी नॉर्मल दिख रहा था, वही खूबसूरत वादियाँ, वही बाजारें और वही रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन उस खूबसूरती के नीचे सियासत, गुस्सा, अलगाववाद और बेचैनी धीरे धीरे एक अलग ही मोड़ लेती दिख रही थी। इस माहौल का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है 1987 का इलेक्शन। कई लोगों का कहना है कि उस चुनाव पर बड़े सवाल उठे। लोगों को रिजल्ट्स के फेयरनेस पर डाउट हुआ। बहुत सी युवाओं को डेमोक्रेसी से भरोसा टूटने लगा और बहुत से लोगों को लगने लगा कि बैलेट से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यही वो पल था जहां से हालात बदलने लगे। धीरे धीरे पूरे कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा। चारों ओर JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स एक्टिव हो गए। एक ग्रुप आज़ादी की बात करता था तो दूसरा ग्रुप इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चल रहा था। फिर जब पाकिस्तान ने उन ग्रुप्स को अक्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग, हथियार और सपोर्ट दे दिए तो हालात और भी तेजी से बिगड़ने लग गए। लेकिन इस पूरे हिंसक माहौल में जो सबसे पिछड़े हुए लोग थे वो थे कश्मीरी पंडित। एक माइनर कम्युनिटी जिनकी आबादी पूरी कश्मीर में बस 3 से 5% थी। साथ ही सब काफी पढ़े लिखे, होनहार, हिंसा से दूर रहने वाले लोग थे। धीरे धीरे आतंकवादियों ने उन्हें भारत का एजेंट ठहराना शुरू कर दिया। उन्हें सरकार का सपोर्टर बताया जाने लगा। उनके तरह तरह के पोस्टर्स दीवारों पर चिपकाए जाने लगे और जल्द ही वो लोग आतंकवादियों का सीधा निशाना बन गए। मतलब मैसेज साफ था, अगर डर फैलाना है तो पहले उन्हें निशाना बनाओ। फिर आया 19 जनवरी 1990 का वो काला दिन। कश्मीर वैली में रात 9 बजे अचानक से लाउड स्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं। सड़कों पर भीड़ इकट्ठी हो गई। मस्जिदों में अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और चारों तरफ बस एक ही नारा बार बार सुनाई दे रहा था, रालीव, तस्लीव, गालिव। इसके बाद उसी अंधेरों में सैकड़ों आतंकवादी एक एक करके हर कश्मीरी पंडितों के दरवाजे पर गए और जिस घर का दरवाजा टूट गया उस घर में घुस के उन्होंने पुरुषों को मार दिया और महिलाओं के साथ अत्याचार किया। इतना ही नहीं, कितनी कश्मीरी पंडित जो जजेस, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स थे उनकी प्लान मर्डर करने की भी कोशिश हुई। माय ओन, हमारे खुद के फैमिली में मेरे नाना जी को मारने आए थे बिकॉज वो ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर इन द विलेज। निकलती थी तब कि इनको मारने वाले हैं कल। एक चिट्ठी आती थी कि यहाँ से निकल जाओ, कल ये इनको मार देंगे। उसी समय पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा था। कश्मीर की राज्य सरकार गिर चुकी थी और चारों ओर गवर्नर्स रूल लागू हुआ था। इसी बीच गवर्नर को भी चेंज कर दिया जाता है, जिसके बाद अगले ही दिन भारी पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हुए। चारों ओर कर्फ्यू लगा दिया जाता है और फिर अगले 2 दिन तक ग्वागडाल ब्रिज के पास अंधाधुंध फायरिंग भी हुई, जिसमें दर्जनों नागरिकों को मार गिराया गया। अब माहौल ऐसा था कि पूरी वैली पैनिक, कंफ्यूजन और हिंसा के बीच फंस चुकी थी और इस पूरे अफरा तफरी का सबसे बड़ा असर कश्मीरी पंडितों पर पड़ा। उन्हें समझ आ गया था कि अब यहाँ रहना पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके बाद सारे पंडित एक बैग में जो भर पाए भर लिए और रातों रात कश्मीर छोड़कर भाग निकले। उन्हें लगा था माहौल शांत होते ही वो लौट आएंगे, लेकिन बहुतों के लिए वो वापसी आज तक नहीं आई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर कितने लोग गए थे? इसके नंबर्स अलग अलग है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 90,000 से 1 लाख कश्मीरी पंडित्स ने 1990 के पहले कुछ महीनों में ही वैली छोड़ दी थी। वही कुछ रिसर्चर्स इन नंबर्स को 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा बताते हैं। लेकिन इन सभी आंकड़ों के बीच एक नंबर सबसे ज्यादा बोलता है,
जम्मू एंड कश्मीर सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक पूरी वैली में सिर्फ 808 पंडित फैमिलीज बची थी, जिसमें कुल 3445 लोग थे। यानी जिस कम्युनिटी की कभी पूरे कश्मीर में अच्छी मौजूदगी थी, अब वही गिनती के घरों तक सिमट चुकी थी। और फिर शुरू हुई उनकी दूसरी जिंदगी। हजारों परिवार जम्मू रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे। पहले पुरखो, फिर मुट्ठी, फिर मिश्रीवाला और बाद में जगती जैसे माइग्रेंट कॉलोनीज में। यानी जो लोग कश्मीर में मस्त गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत के साथ रहते थे, वही अब छोटे छोटे कमरों में कई परिवारों के साथ ठूस दिए गए थे। लेकिन वो कैंप्स में रहने के शौक से नहीं गए थे, वो वहां बचने गए थे। कश्मीर में उनका घर था, पर उस वक्त घर से ज्यादा जरूरी जान बचाना था और जम्मू सबसे नजदीकी सेफ जगह थी, इसलिए वही उनका टेम्पररी शेल्टर बन गया। अब कैंप्स में उनकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। सारे लोगों को राशन के लिए जलती धूप में लाइन में लगना होता था। पानी के लिए चापाकल का इस्तेमाल करना पड़ता था। और क्योंकि वो लोग अमीर थे, शान की जिंदगी जिए थे, ये सब झेल पाना उनके लिए काफी मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन असली दर्द ये गर्मी या पानी भरना नहीं था, असली दर्द था उनके वजूद का मिटना। अब सोचो, जो फैमिलीज कभी अपने त्योहार, पूजा, भाषा और परंपरा के साथ जीती थी, आज वही लाचारों की तरह कैंप्स में पड़ी थी। एक तरफ उनकी भाषा छूट रही थी तो कल्चर बिखर रहा था, सोशल सर्कल टूट चुका था। वही दूसरी तरफ एक कश्मीरी पंडित अपने पुराने पड़ोसी को फोन तक नहीं कर सकता था, क्योंकि शायद वो भी किसी दूसरे कैंप में बिखर चुका था। इन सब चीजों का सबसे गहरा असर पड़ा अगली जनरेशन पर। कई बच्चे ऐसे बड़े हुए जिन्होंने कश्मीर को सिर्फ कहानियों में सुना, देखा कभी नहीं। ये ऐसे बच्चे थे जिन्हें विरासत में घर नहीं मिला, बल्कि उन्होंने जिंदगी भर का ट्रॉमा पाया। और वो बच्चे कभी कश्मीर जा ही नहीं पाए, उस डर से शायद उनके साथ भी वैसा मत हो जो उनके बाप दादाओं के साथ हुआ। तो 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर में क्यों नहीं रहते हैं? कश्मीर के बाहर क्यों रहते हैं सारे? और कश्मीर के बाहर भी अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं? सब इधर बिखरे हुए क्यों हैं पूरे इंडिया में? क्योंकि वहां से उन्हें निकाला गया। तो वर्ल्ड का फैक्ट है। लेकिन एक्सोडस के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल तो अब था, आगे क्या? वो वापसी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत लोग आज भी पूछते हैं कश्मीरी पंडितों ने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, लेकिन इसका जवाब शायद सबसे बेहतर वही दे सकता है जिसने उस लम्हे को करीब से देखा हो। हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. कश्मीरी पंडितों ने हिंसा के बजाय सर्वाइवल चुनना सही समझा। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, क्योंकि शायद वो जानते थे कि छोटी सी माइनॉरिटी होकर उस रास्ते पर जाना पूरी कम्युनिटी को खत्म कर सकता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, मेहनत को अपनी स्ट्रेटेजी बनाया और दुनिया में अपना वही वजूद दोबारा खड़ा किया जो एक समय मिटता हुआ लग रहा था। सबसे पहले उन्होंने देश के सबसे बड़े कॉलेजेस और एग्जाम्स में अपनी जगह बनाई। IITs में, UPSC में, मेडिकल फील्ड्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और ऐसे ही धीरे धीरे एकेडमीज, टेक्नोलॉजीज, बिजनेस, हर जगह उनकी मौजूदगी मजबूत होती गई। लेकिन यह कमबैक अचानक नहीं था, यह उनकी सालों की डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और सर्वाइवल माइंडसेट का रिजल्ट था। आज कश्मीरी पंडित्स हर फील्ड में दिखाई देते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, टेक्निक हो या गवर्नेंस हो। एग्जाम्पल के लिए आदित्य दर है जो बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं। समय रैना जैसे वॉइसेस है जो अपनी पहचान के साथ डट कर खड़े हैं। और ना जाने ऐसे कई सितारे हैं जिनके नाम हेडलाइंस में नहीं जाते, लेकिन उनके अचीवमेंट्स हर जगह दिखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कश्मीरी पंडित अब वापस नहीं लौट सकते? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में जॉब्स, हाउसिंग और रिहेबिलिटेशन जैसी कई स्कीम्स शुरू तो की है और कुछ फैमिलीज वापस भी गई है। लेकिन घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर भरोसे से बनता है, घर सुरक्षा से बनता है और घर एक अपनापन के एहसास से बनता है। शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से कश्मीरी पंडित लौटने से हिचक रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात तो है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने अपना घर खो दिया, अपनी जमीन खो दी, अपने पड़ोसी, अपने मंदिर, अपने आंगन, अपनी यादें, बहुत कुछ खो दिया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कभी नहीं खोई, अपनी कैपेबिलिटी। कश्मीर छोड़ने के बाद उन्होंने रिफ्यूजी कैंप्स में की गर्मी झेली, भेदभाव सहा, हालात की मार झेली, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, बनते रहे और अपनी पहचान बचाई रखी। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कमबैक की कहानी है। अब सवाल आपसे है,
अगर इंसान से उसकी ज़मीन छीन ली जाए तो क्या उसकी पहचान भी छीनी जा सकती है? आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर ले गई तो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन एम्पायर टेल्स। जय हिंद।